गुड मॉर्निंग एट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम अध्याय विज्ञान में अध्याय 11 बल तथा दाब पढ़ेंगे। हम इसके पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं कि वस्तुएं गति करती है और कैसे करती है, और हम यह भी जान चुके हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेज कैसे गति कर सकती है। तो ज़मीन पर लुढ़कती हुई गेंद जैसी कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है। कभी कभी यह अपनी गति की दिशा भी बदल सकती है। यह भी संभव है कि गेंद धीमी हो जाए तथा अपनी दिशा में बदलाव कर ले। तो आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी और तेज कैसे हो सकती है और अपनी गति को कैसे कम करती है और उसकी गति की दिशा कैसे बदलती है? तो किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए क्या करते हैं? किसी गतिशील गेंद को और अधिक तेज चलाने के लिए आप क्या करते हैं? एक गोली यानी गोल रक्षक गेंद को किस प्रकार रोकता है? हॉकी का खिलाड़ी हॉकी से प्रहार करके किसी गतिशील गेंद को दिशा में कैसे बदल सकता है? क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज द्वारा हिट की गई गेंद वो कैसे रोकता है? ये सारी चीज़ें हमें चित्र 11.1 में दिखाया गया है, और इन सभी में स्थितियों में गेंद की गति को तेज या धीमा कर दिखाया जा सकता है, अथवा इसकी गति को दिशा को बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर जो चित्र दिया है जिसमें एक गोलकीपर है, वो गोल को रोक रहा है, दूसरी तरफ एक हॉकी खिलाड़ी है, वो गेंद पर प्रहार कर रहा है, और तीसरे में जो क्षेत्र रक्षक है वो क्या कर रहा है? आती हुई गेंद को रोक रहा है। इसके लिए हम पढ़ेंगे बल, अपकर्षण और अभिकर्षण, जैसे उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना। ये सब क्रियाएं हैं, कार्य हैं, जो प्रायः कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। प्रत्येक कार्य प्रायः वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि इसमें आकर्षण, अभिकर्षण, अपकर्षण कैसे होता है? इन्हें अभिकर्षण यानी खींचना, अपकर्षण यानी धक्का देना, और दोनों के रूप में व्यक्त कैसे किया जा सकता है? तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना अपकर्षित करता है या खींचना अभिकर्षित करता है। तो विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के को अभिकर्षण कहा जाता है और खिंचाव अपकर्षण को बल कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी को दी गई गति बल लगने के कारण होती है, और वस्तु पर बल कब लगता है? जब हम उस पर क्या करते हैं? या तो उस पर अपना दाब डालते हैं, या उसको दिशा में परिवर्तन में लाने के लिए उसको धक्का देते हैं, धकेलते हैं, खींचते हैं, तब वस्तु की ऊपर बल लगता है और उस वस्तु में परिवर्तन आता है। अब यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं पेज नंबर 129 पर। जैसे कार के पीछे खड़ा एक आदमी, यानी कार को वो धक्का लगा रहा है। दूसरी तरफ कौन किसे खींच रहा है, यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। तीसरे चित्र में कौन किसे धक्का दे रहा है, और यहाँ पर कौन कैसे खींच रहा है। तो सब में कुछ ना कुछ कार्य हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पहला जो चित्र है उसमें व्यक्ति क्या कर रहा है? कार को धक्का लगा रहा है, और जैसे ही उसने कार को धक्का लगाया, उस पर बल लगाया, कार ने गति शुरू कर दी और चलना शुरू कर दिया, कार में गति आ गई। ठीक उसी प्रकार यहाँ दो लड़कियाँ एक दूसरे को धक्का दे रही है, खींच रही हैं। जैसे जैसे वो एक दूसरे को धक्का देती प्रतीत हो रही है, तो लड़कियाँ दूसरे को खींचने में प्रयत्न कर रही हैं, उनकी गति में भी परिवर्तन हो रहा है। इस चित्र में आदमी क्या कर रहा है? उस बेल को खींच रहा है और अपनी तरफ ले रहा है, ताकि वो आगे बढ़ सके, उसकी दिशा में परिवर्तन हो सके। यहाँ पे भी दो लड़कियाँ एक दूसरे को धक्का दे रही हैं। तो ये सारे क्या है? बल लगा रहे हैं ये एक दूसरे के ऊपर। तो इन सब उदाहरणों से क्या निष्कर्ष निकला कि बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्याय क्रिया होनी आवश्यक है। यानी दो वस्तुओं के बीच कौन सी क्रिया होना चाहिए? अन्योन्याय क्रिया। इसके कारण ही बल लगता है। अब बलों की खोजबीन, तो बलों के बारे में कुछ अधिक सीखने का प्रयत्न करते हैं। क्या आपने कभी रस्साकसी का खेल देखा है कि दो टोलियाँ रहती है, आपस में एक दूसरे की
उस तरफ होकर वो बीच में एक रस्सी लेती हैं और दोनों टोलियाँ उस रस्सी को खींचने का प्रयास करती हैं और जिस टोली के सदस्य ज़्यादा बलशाली होते हैं वो रस्सी को अपनी ओर पूरी तरह से क्या करते हैं, खींच लेते हैं और साथ साथ उस टोली को भी खींचते हैं। तो इसमें क्या लगता है, अधिक बल लगता है और जिसका अधिक बल लगेगा वही विजयी होगा। अब किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। अब याद कीजिए कि चित्र 11.2 में हमने देखा कि मित्र ने भारी संदूक को एक ही दिशा में धकेल दिया, जैसा कि यहाँ पे दो लोगों ने मिलकर एक संदूक को एक ही दिशा में धकेल दिया और विपरीत दिशा में क्या हुआ, धकेल रहे हैं फिर। और रस्साकसी के खेल में जब दोनों टोलियां रस्से पर बराबर बल लगाकर खींचती हैं तो रस्सा किसी भी दिशा में नहीं जाता। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एक बल दूसरे से बड़ा छोटा बराबर हो सकता है। बल की प्रबलता परिमाण के मापी जा सकती है, परिमाण से मापी जा सकती है। तो बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसमें बल कार्य करता है। यदि लगाए गए बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो इससे प्रभाव भी बदल जाता है। अब पढ़ते हैं हम कि बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है, यानी किसी वस्तु पर जब बल लगाया जाता है तो क्या परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पर आती हुई गेंद को हम हाथ से अगर रोकेंगे तो उसकी दिशा भी बदलेगी, उसकी गति कम हो जाएगी, हो सकता है वो विराम अवस्था में आ जाए। यदि यहाँ पर एक और उदाहरण दिया है कि पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है और किक लगने से पहले गेंद कैसी रहती है, विराम अवस्था में रुकी हुई रहती है। जैसे वह अपने बल से उस गेंद को किक मारता है तो उसकी चाल पहले तो शून्य थी और बाद में उसकी चाल में परिवर्तन आ जाता है, गेंद को गोल की ओर गति प्रदान हो जाती है। गोली गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटता है और उछलता है और इस क्रिया पर गोली क्या हो जाती है, गतिशील गेंद पर लगने वाले का प्रयत्न करता है। उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है और विपेक्षित भी कर सकता है, दूसरी दिशा में वो गेंद जा भी सकती है। गोली गेंद को रोकने में सफल भी हो जाता है और चाल उसकी कैसी हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो ये प्रेक्षण सुझाते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल भी बदलती जाती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में हो तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है और यदि बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो उसकी चाल में क्या हो जाता है, बदलाव आता है, यानी कम हो जाती है। अब यहाँ पर पहली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या बल लगाने से केवल वस्तु की चाल ही परिवर्तित होती है या कुछ और भी होता है। तो कुछ उदाहरणों से हमने पता किया कि वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी प्रायः विजयी चाल बनाने के लिए गतिशील गेंद को धकेलकर अपनी टीम के साथियों के पास पहुंचा देते हैं। कभी कभी जोर से प्रहार करके गेंद को मैदान की दूसरी ओर पहुंचा दिया जाता है। क्रिकेट में बल्लेबाज बल्ले से गेंद पर बल लगाकर अपना शॉट लगाते हैं और गेंद की दिशा बदल देते हैं। किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि बल लगने पर सदैव किसी भी वस्तु की गति में उसके अवस्था में परिवर्तन होता है। अब हम ये जान गए हैं कि अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता सामान्य अनुभव के अनुसार। उदाहरण के लिए एक भारी संदूक आपके द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने पर भी गति ना करे। हो सकता है उस वस्तु का भार अधिक है और आप अगर उसको बल भी लगा रहे हैं तो भी उसमें कोई फ़र्क नहीं होता, वो हिलता ही नहीं है। यदि आप किसी दीवार को धकेलने का प्रयास करेंगे तो आपको बल का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देगा, वो वहीं स्थिर रहेगी। इसके अलावा बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। जैसे कि जब हम आटे को गूंथते हैं, आपने देखा होगा घरों में कि आटा जब गूंदा जाता है और उस पर बल लगाया जाता है गूंथते समय, तो आटा क्या हो जाता है, उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। जैसे स्पंज वाला सोफ़ा रहता है, जब उस पर कोई ज़्यादा वज़न वाला व्यक्ति जब बैठता है तो वो सोफ़ा क्या होता है, नीचे की तरफ दबता है। साइकिल के स्टीयरिंग पर जब हम बैठते हैं तो गद्दी जो होती है बैठने पर क्या होती है, दबने लगती है। ठीक उसी तरह एक भार जब हम किसी कील पर रबड़
से उस कील के छल्ले उस रबड़ को खींचते हैं तो उसके परिवर्तन हो जाता है आकृति में। वो रबड़ कैसा हो जाता है, लंबा हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें हम देखते हैं कि बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। तो किसी वस्तु को वीरान अवस्था में गति में ला सकते हैं कि गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकते हैं, गतिशील वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन कर सकते हैं और वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन ला सकते हैं। इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो याद रखिए इन सब बातों को कि कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकती, हमें उस पर बल लगाना ही पड़ता है और बल लगने पर उसकी गति में भी परिवर्तन होता है, दिशा में भी परिवर्तन होता है और साथ साथ इसकी आकृति भी बदल सकती है। तो यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है। अगला भाग हम अगली वीडियो अगली क्लास में पढ़ेंगे।